हाय एवरीवन, दिस इज़ शशांक वाजपेयी और स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग क्या देखने वाले हैं? हम लोग देखेंगे क्लास 10th की केमिस्ट्री और जो हम लोग बुक फॉलो करने वाले हैं वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से मतलब जो बोर्ड एग्ज़ाम में जो अधिकतर क्वेश्चन आपको मिलेंगे केमिस्ट्री से रिलेटेड या फिजिक्स से या बायो से, वो अधिकतर क्वेश्चन एनसीईआरटी को बिलोंग करेंगे। तो इसलिए हम लोग एनसीईआरटी की एक एक लाइन को पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, और उसके बाद फिर जो क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रॉब्लम्स रहेंगी उन्हें हम एक एक सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग थ्योरी देखते हैं। थ्योरी में हमें क्या बताया जाता है, क्या और किस तरह बताया जाता है। तो यहाँ पर हमें बताया गया फैक्ट्स और नॉट साइंस, ये हमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है, फैक्ट्स और नॉट साइंस एज द डिक्शनरी इज़ नॉट लिटरेचर। मार्टिन एच फिशर ने हमें बताया कि जो तथ्य होते हैं वो विज्ञान नहीं, एज द डिक्शनरी इज़ नॉट द लिटरेचर, जैसे कि कोई डिक्शनरी साहित्य नहीं होती। अर्थात इस मार्टिन एच फिशर का कहने का ये मतलब है कि अगर हम किसी डिक्शनरी को याद कर लें तो इसका मतलब यह नहीं कि हमें साहित्य आ गया। ठीक है, तो उसी को यहाँ बताया गया है कि फैक्ट्स और नॉट साइंस, कि यदि अगर हम किसी तथ्य को याद कर लें तो इससे हम यह नहीं कह सकते कि हमें विज्ञान आ गया। ठीक है, तो बस इन्हीं लाइनों को आगे कंटिन्यू रखते हैं और अपने इस चैप्टर पर आते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें क्या बताया गया है? इसमें हमें बताया गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ्स एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन सी सिचुएशन बताई गई हैं जो आपके द्वारा डेली लाइफ में आपने अधिकतर देखा होगा। मिल्क इज़ लेफ्ट at room temperature during summers. An iron tawa pan nail is left exposed to humid atmosphere. Grapes get fermented. Food is cooked. Food get digested in our body. We respire. तो ये सब आप इनमें एक कॉमन सी चीज़ देखेंगे कि ये जो जितनी भी प्रोसेसेस आपको बताई गई ये सब केमिकल इक्वेशन हैं। मीन्स ये सब कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुआ होगा जिनके कारण ये सब हुई हैं। ठीक है, तो ये जितनी भी सिचुएशंस हैं इनमें कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई होगी जिसके कारण ये सब रिएक्शन हुई। और आप इनमें से एक कॉमन सी चीज़ ये देखेंगे कि ये सब केमिकल चेंज हैं, मतलब इनमें जो नया सब्सटेंस बना उसे हम फिर से रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें हमें बताया गया इन ऑल द अबव सिचुएशन द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस है समवॉट चेंज। इसमें हमें बताया गया कि जो सब्सटेंस की इनिशियल स्टेज थी वो चेंज हो गई। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंज ऑफ मैटर इन द प्रीवियस क्लासेस। वेन एवर अ केमिकल चेंज अकर वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। ठीक है, तो ये हमें एक डेफिनेशन मिल गई। वेन एवर अ केमिकल चेंज अकर वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। तो यहाँ पर आपसे एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं। तो आपको बस ये सीधी सी डिफिनीशन लिखनी है कि जब कोई केमिकल चेंज होगा तो हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद फिर आपको आगे बताया गया यू मे परहैप्स बी वंडरिंग एज टू व्हाट इज़ एक्चुअली मीन बाय अ केमिकल रिएक्शन। उसके बाद फिर आप ये सोचते होंगे, आपके दिमाग में तुरंत क्वेश्चन आ गया होगा कि भाई हम कैसे जानेंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं। तो मैं बताता हूँ, हाउ डू वी केम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। हम कैसे जानेंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं हम इनको इस चैप्टर में अभी क्लियर नहीं करेंगे। हम इस चैप्टर को ख़त्म होने के बाद हम सेपरेट वीडियो एक बनाएंगे जिसमें हम लोग इन सभी चीज़ों को क्लियर करेंगे। और जो एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन हैं या एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं इनका एक सेपरेट वीडियो बनाकर देखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद फिर जैसे कि ये एक्टिविटी बताई गई है इसे हम लोग नहीं देखेंगे,
लेकिन मैं आपको तब भी इसमें थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि इसमें क्या होगा। इसमें होगा कि हम किसी जब मैग्नीशियम रिबन्स को बर्न करेंगे और उसके बाद जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसको, उसका जो ऐश है उसे कलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आपसे बताया गया है यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन्स बर्न विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू अ वाइट पाउडर। जब हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया, तब एक वाइट फ्लेम प्रोड्यूस हुई और उसके बाद फिर हमें एक वाइट पाउडर ऑब्टेन हुआ। दिस पाउडर इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये और कुछ नहीं बल्कि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर है। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंस इन द एयर। तो ये रिएक्शन हुई क्यों? तो इसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि जब हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया तब हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। ठीक है, उसके बाद फिर आप यहाँ देख सकते हैं एक्टिविटी 1.2 है और एक्टिविटी 1.3 है ना। ये एक्टिविटी 1.2 है और एक्टिविटी 1.3 है, तो इन्हें हम अभी नहीं देखेंगे। उसके बाद फिर फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज़ we can say that any the following observation help us to determine whether a chemical reaction has taken place। तो उसके बाद आपसे ये बताया जाएगा कि भाई हम कैसे जानेंगे कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन होंगी जिसके तहत हम ये बता सकें कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो उसमें आपको क्या क्या मिल सकता है? तो उसमें आपको मिल सकता है, उसमें आपको बताया जा सकता है कि चेंज इन कलर, मतलब जो रिएक्टेंट होगा और जो प्रोडक्ट होगा उसमें स्टेट का चेंज हो सकता है। तो मैं पहले आपको बता दूं स्टेट क्या होते हैं। मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो इसमें हमें बताया गया कि स्टेट का चेंज होगा, मतलब हो सकता है कि जो रिएक्टेंट हो वो सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, और जो हमें प्रोडक्ट मिले वो उसका स्टेट जो रिएक्टेंट के स्टेट से कुछ मतलब डिफरेंट मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या क्या बताया गया? चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। और इसमें एक पॉइंट मिस हो गया है, एनसीईआरटी वाले बताना भूल गए कि फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। तो मैं आपको बता दूं प्रिसिपिटेट क्या होता है। प्रिसिपिटेट एक वाइट इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जो कि आप आगे पढ़ेंगे अभी इसी चैप्टर में, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसमें फॉर्म होता है, और जो वो होता है वो हमेशा बीकर के बॉटम में सेटल हो जाता है, जिसके कारण उसका जो साइन होता है वो डाउन साइड एरो की तरह होता है। मतलब जो बनेगा, जैसे हमने बता दिया कि प्रिसिपिटेट एक बैरियम सल्फेट है, तो उसके बाद लिखा रहेगा बैरियम सल्फेट और कुछ इस तरह का एरो बना रहेगा। ठीक है, इस तरह का कुछ एरो बना रहेगा। उसके बाद फिर हमें क्या बताया जाता है? एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस वी कैन सी दैट देयर इज़ अ लार्ज वैरायटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस अराउंड अस। वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड देयर सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर। तो हमें बताया गया, इस पैराग्राफ में हमें बताया गया कि जैसे हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हुआ करती हैं, तो इसमें क्या किस तरह होता है उसी का आगे बताया गया है कि उन इक्वेशन को, उन रिएक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमें यहाँ बताया गया केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। तो मैं आपको बता दूँ, जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई, ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन आप बताइए केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि जब कोई केमिकल चेंज अकर होगा तो हम क्या कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो उसी केमिकल रिएक्शन को लिखना, उसी केमिकल रिएक्शन को लिखना केमिकल इक्वेशन कहलाता है। एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड, एक्टिविटी 1.1 कैन बी described as when a magnesium ribbon is burned in oxygen it get converted to magnesium oxide। एक्टिविटी 1 हमें बताती है कि जब हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस फॉर्म अ क्वाइट लॉन्ग ना। तो जो ये हमने बताया
जो ये हमने बताया कि भाई मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ये थोड़ा लॉन्ग हो गया ना। तो हमें इसे क्या करना है, हमें इसे बताना है कि भाई आप एक कोई छोटा सा सेंटेंस लिख दीजिए जिससे हम ये जान जाए कि ये हुआ। तो वही हमें बताया गया कि दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस फॉर्म इज़ क्वाइट लॉन्ग, ये बहुत लॉन्ग है। इट कैन बी रिटेन इन द शॉर्टन फॉर्म, ये एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड इक्वेशन, हम इसे एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख लें। द वर्ड इक्वेशन ऑफ द अबव रिएक्शन, द वर्ड इक्वेशन ऑफ द अबव रिएक्शन वुड बी मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और जो ये हुआ इसे हम बोलेंगे रिएक्टेंट, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। और जो हमें ये प्रोडक्ट मिला, जो ये हमें प्रोडक्ट मिला, इसे हम बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। उसके बाद फिर हमें क्या बताया जाता है, द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर कॉल्ड आर द रिएक्टेंट। वही मैंने बताया कि जो केमिकल चेंज में अंडरगो हो, मतलब जो इनका फेज चेंज हो जाए, उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम बोलेंगे रिएक्टेंट। द न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। और जो हमें नया सब्सटेंस मिले, जो हमें नया सब्सटेंस मिले उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का, अगर आप इसे अभी समझ लेते हैं तो आपको आगे वाले जो चैप्टर आपको मिलेंगे उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। अ वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट्स थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये इनमें एक एरो लगा है ना, इनके बीच में ये एक एरो लगा है, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये एक एरो लगा है ना। द रिएक्टेंट्स आर रिटेन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड LHs विद अ प्लस साइन बिटवीन देम। सिमिलरली प्रोडक्ट्स आर रिटेन ऑन द राइट साइड RHs विद अ प्लस साइन बिटवीन देम। द एरो हेड पॉइंट टूवर्ड्स द प्रोडक्ट एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। उसके बाद आपको यहाँ बताया गया कि जो रिएक्टेंट साइड है ये LHS की साइड लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ये एक प्लस का साइन लगा हुआ है। और उसके बाद आपको बहुत सारी रिएक्शन ऐसी मिलेंगी जिनमें आपको कुछ इस तरह का साइन मिलेगा, मींस दोनों तरफ एरो। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। मतलब अगर आप रिएक्टेंट को आपस में मिलाएं तो आपको प्रोडक्ट भी मिलेगा, अगर आप सेम प्रोडक्ट को मिला दें आपस में तो आपको वो रिएक्टेंट फिर से मिल जाएगा ना। तो बस आपको यही यहाँ बताया गया है। उसके बाद फिर अब आपको बताया गया है कि हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे राइट करेंगे। इज़ देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर concise and useful if we use chemical formula instead of word। तो हमें बताया गया है कि अगर हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं तो हमारे लिए ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा अगर हम उसको वर्ड्स में लिखने के अलावा उसका फॉर्मूला लिखें। तो अभी आपने पढ़ा कि जब यहाँ लिखा था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो भी बड़ा हो रहा था। तो हमने उसे और शॉर्ट में करने के लिए क्या क्या हमने उसे कर दिया, मैग्नीशियम को हमने लिख दिया Mg, ऑक्सीजन को लिख दिया हमने O2, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें प्रोडक्ट मिला उसे हमने लिख दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द LHs एंड RHs ऑफ द एरो। इज़ द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन बोथ द साइड? इफ़ नॉट देन द इक्वेशन इज़ अनबैलेंस्ड बिकॉज। तो हमें ये बताया गया है कि अगर कोई केमिकल इक्वेशन है तो हमें उसे बैलेंस्ड करना बहुत ज़रूरी है। तो अब आप कहेंगे भाई हम बैलेंस्ड क्यों करें, हमें बैलेंस करने का क्या मतलब? तो वही आपको बताया गया है, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हमें इसमें ये बताया गया है कि इज़ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द सेम ऑफ बोथ द साइड।
अगर नहीं है तो हमें करना पड़ेगा, इफ़ नॉट देन द इक्वेशन इज़ अनबैलेंस्ड। इक्वेशन क्या होगी? अनबैलेंस्ड। तो यहाँ पर आपसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन फिर बन सकता है कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो आप बताएंगे if in the equation the number of atoms on both the side is not equal, then the equation is said to be as unbalanced chemical equation। ये एक छोटी सी डिफिनेशन हो गई। उसके बाद फिर because the mass is not the same on both the side of the equation, such a chemical equation is a skeletal chemical equation। ये बताया गया, such a chemical equation is called skeletal equation। Equation 1.2 is a skeletal chemical equation for the burning of magnesium in air। तो जो ये हमें बताई गई ये इक्वेशन स्केलेटल इक्वेशन है, मतलब ये इक्वेशन सही नहीं है, ये इक्वेशन सही नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए दोनों साइड एटम्स हैं वो इक्वल नहीं है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं मैग्नीशियम का 1 एटम है और जो ऑक्सीजन है ये इधर 2 एटम्स है, लेकिन जो प्रोडक्ट साइड आपको ऑक्सीजन दिख रहे हैं वो 1 ही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ये अबव इक्वेशन है ये बैलेंस्ड नहीं है। ठीक है, तो अब इसे बैलेंस करना ज़रूरी है। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? Balanced chemical equation. Recall the law of conservation of mass that you have studied in class 9. Mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. That is, the total mass of the elements present in the product of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the elements present in the reactant। तो इसमें हमें बताया गया कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसको फॉलो करता है। अगर हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस नहीं करेंगे तो ये उस लॉ को वायलेट करेगा, मतलब उस लॉ के अगेंस्ट जाएगा। तो उसके बाद फिर हमें बताया गया कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हम किसी भी मास को ना ही बना सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। और जो टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। जो मास ऑफ रिएक्टेंट है उसे मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होना पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन, हैंस वी नीड टू बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। इज द केमिकल इक्वेशन 1.2 बैलेंस्ड? Let us learn about balancing a chemical equation step by step। तो यहाँ पर अब हम लोग केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करें ये एक मेन टॉपिक हो गया है। तो अब यहाँ पर हम लोग सीखते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक वर्ड इक्वेशन दी गई हुई है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो जिंक को हम लोग क्या लिखेंगे? जिंक को हम लोग Zn लिखेंगे, और सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग लिखेंगे H2SO4, जिंक सल्फेट को हम लोग लिखेंगे ZnSO4 और हाइड्रोजन को लिखेंगे H2। लेट अस एग्जामिन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द एरो। उसके बाद फिर हम लोग जो एरो बना हुआ है इसके दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह का को देखिए, अगर ये बोर्ड में आता है, पहली बात तो ये बोर्ड में आएगा नहीं, लेकिन अब हमें ये पढ़ना इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये पढ़ना हमें इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम में कोई इक्वेशन लिखते हैं और आप उसे बैलेंस करना भूल गए तो हो सकता है कि उस इक्वेशन में आपके हाफ मार्क्स कट कर लिए जाएं। ये जो एग्ज़ामिनर है उसके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, ये नेसेसरी है कि आप छोटे हिस्से ही सीख लें कि अगर हमने किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखा तो हम उसे तुरंत बैलेंस कर लें, उसे क्या करें? तुरंत बैलेंस कर लें। ठीक है, तो उसके बाद फिर आप यहाँ पर देखेंगे जो जिंक है, जिंक Zn
प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। और जिंक का जो जिंक के इधर के रिएक्टेंट साइड कितने एटम है, तो वो 1 है। और उसके बाद फिर H2 के 2 हैं और SO4 के दोनों तरफ S का 1 है और ऑक्सीजन के 4 एटम है। तो इस तरह आप करेंगे, हो सकता है कि आपके ये इंटरनल एग्ज़ाम में आ जाए। ये आएगा तो लगभग 2 मार्क्स में। 2 मार्क्स में अगर ये आता है तो आपको ये सब पूरा बॉक्स बना कर करना है, वरना आप हिट एंड ट्रायल मेथड लगाकर डायरेक्ट केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज द सेम ऑन बोथ द साइड्स of the arrow, equation 1.3 is balanced chemical equation. Let us try to balance the following chemical equation. उसके बाद फिर इसी तरह से आपको एक और केमिकल इक्वेशन बताई गई है कि आप इस केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे। तो आप मेरे साथ बताइए कि हम इसे कैसे बैलेंस करें। ठीक है, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि जो Fe है ये इधर तो 1 एटम है, लेकिन इधर साइड 3 एटम है। तो पहले तो हम ये कर लें कि हम इसे 3 कर लें, तो 3 Fe हो जाएगा और इधर भी Fe, तो Fe बैलेंस्ड हो जाएंगे। उसके बाद फिर जो ये ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर साइड ऑक्सीजन 4 है। तो हम इसे क्या करेंगे, इधर भी हम 4 करने के लिए क्या कर देंगे, इधर 4H2O कर देंगे। जब इधर 4H2O हो गया तो 4H2O, तो जो ऑक्सीजन है वो तो 4 हो गया, लेकिन जब हमने लिखा 4H2 लिखा तो हमारे पास जो हाइड्रोजन हो गया वो हाइड्रोजन हो गया 8, क्योंकि 4 हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल इधर थे और हमने 4 आगे मल्टीप्लाई कर दिए थे, तो 4 2 जा 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन हो गए। और इधर कितने दिए हैं, इधर हमें 2 ही दिए हुए हैं, तो इधर भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इसी तरह हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। उसके बाद फिर आप ये देखेंगे आगे, इसमें यही बताया गया है, एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। ठीक है, तो Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। देखिए, जो ये आपको हर जगह हर चैप्टर में लगभग जो ये 10 से 20 इक्वेशन मिलती हैं, आप इन्हें कहीं डायरी में नोट कर लीजिए या इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि आपको सेम इक्वेशन सेम केमिकल रिएक्शन बोर्ड में मिलेंगी और तब आपको ये पछतावा होगा कि अगर मैं पहले याद कर लिया होता तो शायद मेरी वो इक्वेशन सही हो जाती, मैं उसे सही कर लेता। ठीक है, तो जो केमिस्ट्री में जो नंबर मिलते हैं वो मिलते हैं एकदम ठोस, एकदम सही नंबर मिलते हैं, ना कहीं गलत नंबर मिलेंगे, ना आपके सही को गलत करा जा सकता है, और आप कम लिख कर ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहूँगा फिर से कि ये जो केमिकल जितनी भी आपको ये रिएक्शन हर चैप्टर में 10 से 20 बताई जाती हैं, इन्हें आप अच्छे से कहीं नोट कर लीजिए या याद कर लीजिए। और इसीलिए मैं जो बुक फॉलो कर रहा हूँ आपके साथ वो NCERT है, क्योंकि सेम क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मैं अभी रिसेंटली बोर्ड एग्ज़ाम देकर आया हूँ, तो इसके कारण मैं ये आपसे कह सकता हूँ कि मुझे आपसे शायद थोड़ी सी ज़्यादा नॉलेज हो इसके बारे में। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, आगे कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद फिर स्टेप 2 बताया गया है, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। उसके बाद फिर हमें बताया Fe का 1 एटम्स है LHS में और Fe का 3 एटम्स हैं RHS में, हाइड्रोजन का 2 एटम्स हैं LHS में और हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं प्रोडक्ट में। इस तरह आपको ये बताया गया, आप इसे एक बार थॉरोली रीड कर लीजिएगा। और उसके बाद भी अगर आपको इक्वेशन बैलेंस करना नहीं आया है तो आप हमें कमेंट में जाकर बता सकते हैं। ये पेज आप रीड करेंगे, इसको मैं आपके लिए लीव कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें जब आप इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो आपको जो फाइनल रिज़ल्ट क्या मिलेगा, फाइनल रिज़ल्ट आपको मिलेगा 3Fe प्लस 4H2O गिव्स 3FeSO4 प्लस 4H2। ये आपको एक फाइनल रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है, तो आप इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। अगर आपको तब भी नहीं समझ में आ रहा तो आप हमारे कमेंट में जाकर हमें कमेंट करें कि आपको ये समझ में नहीं आया है। मैं उसका फिर से एक सेपरेट वीडियो आपको बनाऊंगा जिसमें मैं सिर्फ आपको बैलेंसिंग के बारे में ही बताऊंगा। ठीक है,
तो आगे देखते हैं आगे क्या बताया गया है। आगे फाइनली टू चेक द करेक्टनेस टू ऑफ द बैलेंस्ड इक्वेशन वी काउंट एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। उसके बाद फिर हमें बताया गया है कि फाइनल में हम कैसे बताएंगे कि जो हमने भाई इक्वेशन बैलेंस कर ली है ये कैसे सही है, ये कैसे करेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड हर एलिमेंट्स के सामने हर एलिमेंट्स का जो कोफिशिएंट है उसमें जो एटम्स हैं उनको दोनों साइड चेक कर लेंगे। अगर वो इक्वल हैं तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं और वो सही है। अब जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास है उसकी भी एक बार डिफिनीशन याद कर लीजिएगा, शायद इंटरनल में पूछ लीजिए। उसके बाद फिर हमें आगे क्या बताया गया है, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1.9 आर equal. This equation is now balanced. This method of balancing chemical equation is called heat and trial method. जो ये मेथड आपने पढ़ा इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हीट एंड ट्रायल मेथड पढ़ेंगे। अभी आपने जैसे ये चैप्टर मेरे साथ पढ़ा तो आप इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आप एनसीईआरटी बुक उठाइए और उसे लाइन बाय लाइन थॉरोली रीड कर लिए। उसके बाद फिर आपको उसमें कुछ बहुत ही अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे जिन्हें आप पहले नहीं जानते होंगे, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। और वो पॉइंट ना तो आपको एस-चांद में मिलेंगे और ना दिनेश में मिलेंगे, यही खासियत है एनसीईआरटी की। लेकिन आपको एक लाइन पढ़नी होगी। हो सकता है कि वो पॉइंट आपको नीचे बॉक्स में मिल जाए जहाँ लिखा रहता है डिड यू नो। और यही क्वेश्चन जो हॉट्स क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, जो 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे फिर से कहता हूँ कि आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड कर लीजिए। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड hit and trial method, as we make trial to balance the equation by using the smallest whole number coefficient। ठीक है, तो ये सब आप रीड करिए, उसके बाद अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप बताइए। उसके बाद फिर हमें आगे क्या बताया गया है, हमें आगे बताया गया है कि राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट केयरफुली एग्जामिन द अबव बैलेंस्ड वन इक्वेशन 1.9। डज दिस इक्वेशन टेस्ट us anything about the physical state of each reactant and product? No information has been given in the equation about their physical state। हमें बताया गया कि जो ये हमें केमिकल रिएक्शन बताई गई, जो ये केमिकल इक्वेशन बताई गई, इसमें हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही भाई कि जो हमने ये सब्सटेंस लिया ये सॉलिड था कि लिक्विड था कि गैस था कि एक्वस सॉल्यूशन था, ये हमें कुछ पता ही नहीं चला। ठीक है, नो इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गिवन इन द इक्वेशन, नो इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गिवन द इक्वेशन। ठीक है, given the equation about their physical states। To make a chemical equation more informative, the physical states of the reactant and the product are mentioned along with their chemical formula। ठीक है, with their chemical formula, the gaseous, liquid, aqueous and solid state of the reactants respectively। The word equation aqueous is written, जो AQ लिखा हुआ है इसे हम बोलेंगे aqueous solution इज़ रिटन। ये लिटिल बिट आप कह सकते हैं कि ये लिक्विड से बिलोंग करता है, ये लगभग लिक्विड की तरह ही होता है। इज़ रिटन इफ़ द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट इज़ प्रेजेंट एज द सोल्यूशन इन वाटर। द बैलेंस्ड, उसके बाद फिर हमें बताया गया है कि अगर हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं तो जो हम अगर उसके साथ हम उसकी फिज़िकल स्टेट्स को बता दें तो जो इक्वेशन होगी वो और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम जैसे यहाँ पर आपको बताया गया कि हमने Fe के सामने S लिख दिया, तो Fe के सामने S लिखने का मतलब क्या है कि जो Fe हमने जिस स्टेट में लिया था दैट इज़ सॉलिड, वो किस स्टेट में है, सॉलिड है। उसके बाद फिर हमें बताया गया कि जो हमने H2O लिया था वो गैसियस में लिया था, वो गैसियस स्टेट में था। उसके बाद फिर जो हमें Fe3O4 मिला ये हमें किस में था, ये सॉलिड में मिला, और जो H2 मिला ये फिर से हमें गैस में मिल गया। उसके बाद फिर हमें बताया गया नोट दैट द सिंबल G is used with H2O to indicate that in this reaction water is used in the form of steam। हमें क्या बताया गया, अगर आपको कभी भी H2O हाइड्रोजन के वाटर के साथ
वाटर के साथ अगर जी लिखा है तो भाई आप कहेंगे वाटर और जी, क्या वाटर गैस है? तो आप कहेंगे नहीं भाई ये तो लिक्विड है, इसके सामने तो एल लिखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर H2O के साथ लिक्विड नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है गैस। इसका मतलब जो वाटर हमने लिया था वो किस फॉर्म में था? वो स्टीम के फॉर्म में था। ठीक है, तो आगे देखते हैं। यूजुअली फिजिकल स्टेट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन अ केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज़ नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। तो फिर हमें बताया गया कि अगर हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं तो हमारे लिए ये नेसेसरी नहीं होता कि हम उसमें जो सिंबल्स का नोटेशन है उसे अप्लाई करें। ठीक है, तो ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। अगर आपका मन होता है तो आप उसके सामने उसका फिज़िकल स्टेट्स को बता सकते हैं, नहीं तो आप नहीं भी बताएंगे तो चलेगा। ठीक है, तो उसके बाद आपको आगे क्या बताया गया है? समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एक्सेट्रा फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेटेड अबव एंड और बिलो द एरो इन द इक्वेशन फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर एक कैटलिस्ट के जो रिएक्शन होती है जिसमें हम कोई कैटलिस्ट लेते हैं उस रिएक्शन के बारे में बताया गया है। तो अब आपके लिए यहाँ पर जो एक रिएक्शन लिखी हुई है, जो ये रिएक्शन लिखी हुई है, इसको आप अभी तुरंत ही याद कर लें। इसको आप क्या करें? इसको आप तुरंत ही याद कर लें, क्योंकि ये रिएक्शन आपको सेम मिल जाएगी। सेम किस में मिलेगी? ये रिएक्शन आपको सभी बुक्स में मिलेगी, वो भी आप खोल के देख लीजिए, हॉट्स में मिलेगी, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल में। ठीक है, और ये रिएक्शन है एकदम सिंपल, लेकिन मैं वादा करता हूँ, मुझे पक्का पता है कि आप में से अधिकतर लोगों को ये रिएक्शन नहीं पता होगी। ठीक है, तो अब आप इसे याद कर लीजिए और आपको बोर्ड एग्ज़ाम में हो सकता है कि शायद यही रिएक्शन सेम टू सेम मिल जाए। और उसमें और इससे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आप कोई एक रिएक्शन बताइए जिसमें कैटलिस्ट का यूज़ हो। ठीक है, तो वहाँ आप सोचेंगे भाई मुझे तो कोई रिएक्शन ही नहीं आती जिसमें कैटलिस्ट हो। ठीक है, तो आप ये रिएक्शन याद कर लीजिए जिसमें हमें बताया गया CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन जब आपस में रिएक्ट करेंगे कितने एटम्स होंगे? जब इन दोनों के 340 एटम्स होंगे तो हमें मिलेगा CH3OH। तो आपके लिए शायद ये थोड़ा सा नया हो CH3OH, तो मैं बता दूं आपको, इसे कहेंगे मेथनॉल, मेथनॉल। अब आप इस चीज़ के बारे में इन IUPAC और इन वर्ड्स के बारे में, इन एलिमेंट्स के बारे में आप जो चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड उसमें आप ब्रीफली पढ़ेंगे, वहाँ पर आपको हर एक चीज़ बताया जाएगा। ठीक है, तो बस आगे कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद फिर हमें एक रिएक्शन बताई गई 6CO2 + 6H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोफिल C6H12O6 + 6O2। ठीक है, तो ये रिएक्शन है, इसे आप याद कर लीजिए। यूजिंग दिस स्टेप कैन यू बैलेंस इक्वेशन 1.2 गिवन इन द टेक्स्ट 1.2। क्या उसके बाद बताया गया कि क्या आप जो टेक्स्ट बुक में 1.2 इक्वेशन है क्या आप उसे बैलेंस कर सकते हैं? तो अगर आप उसे बैलेंस कर सकते हैं तो आप उसे बैलेंस करके हमारे कमेंट सेशन में बताइए। ठीक है, तो उसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या बताया गया है। आगे हम लोगों को बताया गया है कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, इसलिए हम सिर्फ एक ही टाइप के केमिकल रिएक्शन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कितने प्रकार के रिएक्शन होती हैं केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसके बाद आप पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके बाद फिर आपको बताया जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और लास्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और उसके बाद फिर आपको रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें क्या बताया जाता है? इसमें हमें बताया जाता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। वी हैव लर्न इन क्लास 9th दैट ड्यूरिंग अ केमिकल reaction atoms of one element do not change into those of other element। तो हमें बताया गया कि क्लास 9 में हमने पढ़ा कि जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें एक एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं अदर एलिमेंट्स के। तो होता क्या है उसमें? बस होता है रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। जरा वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, रीअरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स। जो एटम्स होते हैं वो रीअरेंज हो जाते हैं। ठीक है,
नॉर डू एटम्स डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर और अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर। ना ये कहीं से डिसअपियर हो जाते हैं और ना ये कहीं से अपीयर होने लगते हैं। एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। और उसके बाद फिर आपको बताया गया है कि जो केमिकल रिएक्शन होती है इसमें जो बॉन्ड्स बने रहते हैं, एक एटम्स दूसरे एटम्स से जुड़ा होता है। ये किस लिए जुड़े होते हैं? क्योंकि इनमें बॉन्ड्स होते हैं, ये आपस में बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े हुए होते हैं और इनमें जो बॉन्ड्स होते हैं वो टूट जाते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि उसी के आगे लिखा हुआ है यू हैव स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन द एटम्स इन चैप्टर 3 एंड 4। आपको चैप्टर 3 और 4 में आगे बताया जाएगा। उसके बाद फिर उसमें यह भी बताया गया है कि ओनली द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स टेक्स प्लेस, नो न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। कोई नए बॉन्ड्स फॉर्म नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर बताया गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसके बाद आपको यहाँ एक एक्टिविटी आ गई, इस एक्टिविटी को हम लोग सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आपको बताया गया है कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगोरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो ये देखिए यहाँ पर हमने एक बीकर लिया है ना, ये देखिए यहाँ पर हमने एक बीकर लिया है जिसमें हमने वाटर और कैल्शियम ऑक्साइड को ऐड कर दिया है। जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड CaO जिसे हम क्विकलाइम कहते हैं उसे हमने ऐड कर दिया है H2O मतलब वाटर के साथ, तो हमें क्या मिला? हमें मिला CaOH का होल ट्वाइस, वो भी किस फॉर्म में? एक्वस फॉर्म में। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे स्लेक्ड लाइम। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो हीट रिलीज़ हो रही, इसी कारण जो यहाँ पर ये हैंड बना हुआ है ये बीकर को छू रहा है। बीकर को छूने का कारण ये है कि ये फील करना चाहता है कि क्या हीट निकल रही है या नहीं निकल रही है। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा है विगोरसली, मतलब ये बहुत ही तेज़ी से रिएक्ट कर जाता है। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर हमने अब आप समझना कॉम्बिनेशन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती क्या है? जब हमने दो रिएक्टेंट्स को लिया, एक रिएक्टेंट ये और एक रिएक्टेंट ये, हमने दो रिएक्टेंट को लिया और हमें प्रोडक्ट क्या मिला? हमें प्रोडक्ट मिला सिर्फ ये, एक प्रोडक्ट मिल गया। तो इसमें क्या हुआ? इसमें जब मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइंड हुए या कंपाउंड्स कंबाइन हुए तो हमें क्या मिला? एक सिंगल प्रोडक्ट मिला। वो क्या है? वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो मैं अब आशा करता हूँ कि आपको जो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फिर से ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें सिंगल प्रोडक्ट होगा, मतलब रिएक्टेंट जब हमने सब्सटेंस को ऐड किया तो वो दो से ज़्यादा होंगे। मान लीजिए हमने किसी दो सब्सटेंस को ऐड किया तो जो हमें प्रोडक्ट मिला वो हो सिंगल प्रोडक्ट हमें मिलना चाहिए, वो कहलाएगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो उसके बाद फिर आपको इसमें बताया गया कि डू यू नो। तो देखिए ये डू यू नो में मिल गया, तो मतलब ये किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है? ये हॉट्स में बन सकता है। ठीक है, तो इस पर आपको क्या बताया गया? अ सोल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन 1.13 इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग। ये अब आपको आप जब इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा सब्सटेंस यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स। Calcium carbonate is formed after 2 or 3 days of whitewashing and gives a shiny finish to the walls. It is interesting to note that the chemical formula for marble is also CaCO3. ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या बताया गया? उसके बाद फिर अगर बताया गया कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसको जब हम CO2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा और वाटर मिलेगा। तो उसके बाद फिर आपसे एक नंबर का यहाँ MCQ क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ वाइट मार्बल। तो वाइट मार्बल का फार्मूला क्या होगा? CaCO3। ठीक है, उसके बाद आपसे बताया गया लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद आपसे बताया गया कि हम लोग और डिस्कस करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ और एग्जांपल। तो बर्निंग ऑफ कोल C+O2 गिव्स CO2। कार्बन को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो CO2 मिलेगा। आप यहाँ पर फिर से ध्यान दीजिए कि यहाँ पर क्या कॉमन है।
यहाँ पर कॉमन है कि जो हमें प्रोडक्ट मिला वो सिंगल प्रोडक्ट है, वो सिंगल प्रोडक्ट, हमें सिर्फ एक प्रोडक्ट मिला, ठीक है। उसके बाद फिर जब हमने हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ ऐड किया तो हमें टू मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O मिले, ठीक है। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन टू और मोर सब्सटेंस एलिमेंट्स और combine टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट द रिएक्शन आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। In activity 1.4, we also observed that a large amount of heat is evolved. This make the reaction mixture warm reaction in which heat is released along with the formation of product are called exothermic reaction. तो यहाँ पर आपको फिर से एक अच्छा पॉइंट मिल गया कि exothermic reaction क्या होती हैं। तो reaction in which heat is released along with the formation of product are called exothermic. वो reaction जिसमें हम reactant को मिलाएंगे और product साइड हमें कुछ हीट इवॉल्व होगी, हीट कुछ मिलेगी, उसे हम क्या बोलेंगे, एक्जोथर्मिक, ठीक है। समझ में आएगा होगा। उसके बाद फिर इसमें हमें फिर से बताया गया है कि कुछ we all know that we need energy to stay alive, we get energy from the food. उसके बाद फिर यहाँ पर आपको एक फिर से एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल बता दिया गया कि जब हम नेचुरल गैस को बर्न करते हैं, मतलब CH4 मतलब मेथेन प्लस ऑक्सीजन, तो हमें क्या मिलता है, CO2 और H2O, ठीक है। तो डू यू नो दैट रिस्पिरेशन इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्या आप जानते हैं कि जो रिस्पिरेशन की रिएक्शन होती है जिसमें फूड का ब्रेक डाउन होता है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। वी ऑल नो दैट वी नीड energy to stay alive, we get this energy from the food that we eat during digestion. Food is broken down into simpler substance. For example, rice, potatoes and bread contain carbohydrates. These carbohydrates are broken down to form glucose. This glucose combines with oxygen in the cells of our body and provides energy. The special name of this reaction is respiration, the process of which you will study in chapter 6. उसके बाद इस प्रोसेस के बारे में आप अच्छे से पढ़ेंगे। बायो में जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, वहाँ पर एक टॉपिक है रेस्पिरेशन, वहाँ पर आप इसे ब्रीफली बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद फिर जो रिएक्शन है इसे आप देख लीजिएगा। और फिर बात उठती है ये कि जो हमें बताया गया था कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, जो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है वो है कि नहीं है, तो अब हम कैसे जानें। तो हमने बताया था कि वो रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज़ होगी प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के थ्रू या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो वही बताया गया। तो वो हीट किस फॉर्म में है, वो हीट यहाँ पर एनर्जी के फॉर्म में है। या तो हीट मतलब डेल्टा को हम कहते हैं हीट, ये हीट है, ठीक है। उसके बाद फिर हमें बताया गया द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज़ आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे वेजिटेबल कंपोस्ट मतलब होता है कि जो वेजिटेबल्स का जो बचा हुआ मैटर है, मतलब हमने आलू को हमने कट कर लिया और उसके बाद जो उसका मतलब रिमेनिंग सब्सटेंस मिला, जो उसके ऊपर की लेयर मिली, उसे हम अधिकतर ऐसे फेंक देते हैं। तो वो जब डिकम्पोज होगा तो उसमें भी एक रिएक्शन होगी। वो रिएक्शन कैसी होगी, वो रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1.1। तो आप यहाँ से बताइए कि जो 1.1 में रिएक्शन हो रही है, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, ये किस तरह के रिएक्शन है। तो वहाँ पर भी हमें बताया गया कि जब हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मिलाया तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, ठीक है। तो आपको बताना है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो रिएक्शन किस तरह की है, ठीक है। तो आगे देखते हैं आगे क्या बताया गया है। आगे हमें बताया गया है, ठीक है। तो आगे हमें क्या बताया गया है, तो बस ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, अगर आपको NCERT में कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेशन में जाके बताएं, आप हमें कमेंट सेशन में जाके बता सकते हैं, ठीक है। तो बस